हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 22। इससे पहले ऑलरेडी हमने 21 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। ये जो सेट हमने लिया है, इस सेट में हम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो हुआ था 9 दिसंबर 2023 को, उस दौरान पूछे गए क्वेश्चनों में से हम 20 क्वेश्चंस को लिए हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन 20 बच रहे हैं उसको हम नेक्स्ट सेट में लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम 20 क्वेश्चन लिए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो कि 9 दिसंबर 2023 को हुआ था। ठीक है, जो कि कैंसिल एग्ज़ाम हो गया था। उसके बाद फिर एग्ज़ाम हुआ था जिसका रिजल्ट कल ही जारी किया गया है। ठीक है, आप में से किनका किनका हुआ है रिजल्ट ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, और जिनका अभी तैयारी लगे हुए टीआरई 4 के लिए वो लग जाइए, मेहनत कीजिए। सफलता आपको भी एक दिन मिलेगी, निश्चित तौर पर मिलेगी। बस मेहनत करते रहिए, दिल से लगे रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है? क्या पूछ रहा है आपसे? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है। देखिए यहाँ पर जो पूछा है ना सबसे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे जो पूछा है, ठीक है, सबसे पूर्वी देशांतर, एक होता है पूर्वी देशांतर, एक है सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, और एक सबसे दक्षिणी अक्षांश कौन है। तो याद रखना है, सबसे पूर्वी देशांतर भारत का है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, जबकि सबसे दक्षिणी अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इस मैप पर, यहाँ देखेंगे सबसे यहाँ पे पूर्वी देशांतर ये वाला पॉइंट है जो कि 97 डिग्री 25 मिनट पूरब है, और सबसे दक्षिणी जो आपका बिंदु है, ठीक है, ये वाला है इस पॉइंट को, जो कि कन्याकुमारी हम कह रहे हैं यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, देखिए इसके लिए हमने एक ट्रिक भी बता रखा था। वो ट्रिक किया था, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक ये था कि आपको सबसे पहले लिखना है 8, फिर लिखना है 7, फिर लिखना है 8 और फिर लिखना है 7। ठीक है, 7 के आगे आपको लिखना है 25, बस ये याद रखना है, और 8 के आगे आगे लिखना है 4, और 7 से एक कम लिखिए, 7 से कम लिखना है 6, और 8 से कम लिखना है 7। ठीक है, और यहाँ से शुरू करना है 3 का टेबल, 3, 6 और 9, और आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ऊपर वाला जो आपको मिल रहा है वो है आपका अक्षांशीय विस्तार, जबकि नीचे वाला आपको देखने को जो मिल रहा है वो क्या है, ये है आपका देशांतरीय विस्तार। ठीक है, जो कि यहाँ पे देखने को मिलेगा ये 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, जबकि ये है 57 डिग्री 25 मिनट, और ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट, और ये 37 डिग्री है आपका 6 मिनट। ठीक है, ये सबसे दक्षिणी विस्तार अक्षांश है ये, और ये आपका है, ये अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट का। ठीक है, वहीं आप देखेंगे यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर के सबसे जो दक्षिणी बिंदु है आपका 97 डिग्री 25 मिनट पर। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से ट्रिक से भी याद रख सकते हो। ठीक है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, फिर बताते हैं क्या करना है। एक बार फिर से समझा देते हैं करना क्या है। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लिखना है 8, फिर लिखना है 7, फिर लिखना है 8, फिर लिखना है 7। 7 के आगे लिखना है सिर्फ 25, और यहाँ लिखना है 4। 7 से एक कम करना है यानी कि 6 लिखना है, और 8 से कम करना है, यहाँ पे 7 लिखना है, और 3 का टेबल सिर्फ यहाँ लिख देना है। बात समझ में आया? इस वक्त कुछ नहीं करना है, हाफ कर देना है इसका। ठीक है, बस जो ऊपर वाला है वो आपका अक्षांशीय विस्तार है, और नीचे वाला आपका देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, बस यहाँ फिर क्या लगा देना है, यहाँ पे लगा दीजिए, ये हो गया 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, ये हो गया 68 डिग्री 7 मिनट, और ये हो गया आपका 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ये हो गया आपका देशांतरीय विस्तार, और ये हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो बस जो भी पूछा है आपसे वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। पहला कथन है, भारत का भूमि क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। बी में है, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, और भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री और 45 डिग्री ईस्ट है। बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो बात करें पहला कथन के बारे में, बिल्कुल सही दिख रहा है कि भारत का भूमि क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, अर्थात इसे यदि हम इंडियन सिस्टम में बदले तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आता है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे ये सही है। ठीक है,
वही बात करें दूसरा कथन के बारे में, तो दूसरा कथन दिया है भारत का जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये भी कथन यहाँ पे सही है। सी कथन गलत दिख रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत का मानक रेखा 82.5 डिग्री पूरी देशांतर है। ठीक है, तो ये 45 लगाकर थोड़ा सा गलती किया है। तो बाकी ए और बी सही है, तो इसका मतलब है कि सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि ये जो आपका ये मानक रेखा है ना, भारत का मानक रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती हैं। कौन कौन राज्य है वो, तो उन 5 राज्यों के नाम याद रखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर के भारत का मानक रेखा गुजरती हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर ज़िले से होकर गुजरती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं बात करें हम, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर तो है ही है, लेकिन इसे साथ याद रखना है कि भारत की जो तटीय सीमा की जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर है तटीय सीमा की कुल लंबाई। ठीक है, तटीय सीमा 6100 किलोमीटर। ठीक है, और अगर हम बात करें द्वीपों सहित, अगर पूरा द्वीप को भी शामिल कर लिया जाए तो फिर कुल आ जाएगा इसमें 7,516 किलोमीटर। 7,516.66 या फिर 6 लेते हैं, 6 किलोमीटर। ठीक है, ये तटीय द्वीपों के सहित है। ये तट और सीमा द्वीप को जब शामिल करते हैं तो ये आता है आपका, यहाँ पे ध्यान रखना है 7,516.6 किलोमीटर। और अगर स्थलीय सीमा पूछ लिया जाए तो 15,200 किलोमीटर। अर्थात अगर पूरा कुल टोटल पूछ लें तो कितना हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के पूरा स्थलीय सीमा, तटीय सीमा, द्वीपों सहित अगर बात करें तो कुल निकल करके आएगा 22,716.6 किलोमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कौन सा कथन सही है। पहला है 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर, या फिर 3250 किलोमीटर और 2950 किलोमीटर, या 2933 किलोमीटर और 3214 किलोमीटर, या उपयुक्त में से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। आप देखेंगे यहाँ पे कि ये वाला जो लेंथ है, यानी इंदिरा कॉल से लेकर के ये कन्याकुमारी तक की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, जबकि गुहार माता जो कि गुजरात में है, वहाँ से शुरू करके ये किबुथु तक जाएंगे हम, तो ये 2933 किलोमीटर है। अर्थात 3214 लंबाई हुआ और चौड़ाई 2933 किलोमीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारतीय लंबाई है 3214 किलोमीटर, जबकि चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताना है, मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी है। बी कथन है कि गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी है। सी कह रहा है कि गोवा मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में स्थित है। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में। पहला कथन दिया है कि भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी है, जो कि कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, अब देख सकते हैं भारत के पूर्वी तट, ठीक है, के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी है। तो ये रहा आपका पूर्वी तट। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कीजिएगा, क्या पूछ रहा था, भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी है, ये कथन गलत होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बात हो रहा है यहाँ पे मालाबार तट के बारे में। तो देखिए पहले मालाबार तट है कहाँ पे, अब देखेंगे कि ये मालाबार तट यहाँ पे है। ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया है ना, ये मालाबार तट है। ठीक है, ये मालाबार तट है, ये वाला क्षेत्र। तो ये क्षेत्र है, आप देखेंगे ये इधर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पूर्वी, ये माफ़ कीजिएगा पश्चिमी। ठीक है, ये पश्चिमी घाट है ये। ठीक है, जबकि पूर्वी घाट इधर है आपका। ठीक है, तो वहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है आपसे ये कि ये भारत के पूरी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदान पट्टी है, जो कि कथन गलत है। ये भारत का पूरी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी है, ना कि पूर्वी घाट का है। तो पहला कथन तो गलत हो गया। सेकेंड कह रहा है यहाँ पे कि गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी है। ठीक है, गोवा के दक्षिण में ये पश्चिमी तटीय पट्टी है, ये कथन सही लग रहा है। आप देखेंगे गोवा यहाँ पे है और इसके दक्षिण नीचे है, तो नीचे की तरफ ही देखेंगे कि ये वाला मालाबार तट है। तो ये कथन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। सी कह रहा है कि मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में स्थित है, ये भी कथन सही लग रहा है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट पूरा क्या है,
ये मालाबार तट है, जो कि अब देखेंगे पूरा केरला में ही ज़्यादातर इसका अधिकांश हिस्सा स्थित है। तो ये भी कथन यहाँ पे सही है। तो बी और सी कहीं सही है, यहाँ पे ए कथन गलत था, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक यहाँ पे सही है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आई थिंक। थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन इस बात का था कि मालाबार तट जो है ये यहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, जो पश्चिम बंगाल है ना उसको लेकर के थोड़ा सा दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, क्लियर कर लीजिएगा कि भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी ये नहीं है, ये पश्चिमी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी है। ठीक है, हाँ अगर पूछा जाएगा कोरोमंडल तट के बारे में तो फिर वो कथन सही हो जाता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बाकी यहाँ पे ये वाला ये देखेंगे यहाँ से लेकर के ये महाराष्ट्र से लेकर के ये वाला पूरा जो पार्ट है, ये पार्ट है ये कोकण तट कहलाता है। ठीक है, और वैसे भी देखेंगे यहाँ से अगर पूछा जाए तो ये वाला कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो कि कोकण तट के नाम से भी जाना जाता है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है। और ये वाला जो पार्ट है ये है कठियावाड़ तट और ये वाला है कच्छ। ठीक है, और इधर से आएंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पार्ट है वो है आपका कोरोमंडल तट, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएंगे तो ये वाला है आपका उत्तर सरकार। ठीक है, उत्तर सरकार तट, या फिर ले सकते हैं ये वाला जो उड़ीसा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कभी यहाँ पे उत्कल प्लेन भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, बताना है कि दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है नर्मदा नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही हैं। तो पहले हमें जानना होगा कि नर्मदा नदी कहाँ है। हम न जाने कितने वीडियो में इस तरह के सवाल को हम कर चुके हैं, बता चुके हैं। ठीक है, अगर मेरा कंटिन्यू वीडियो आप देख रहे होंगे तो आपका इसका आंसर जरूर पता होगा। ठीक है, हम बार बार बता रहे हैं कि यहाँ पे देखिए विंध्या ऊपर में है। ठीक है, और नीचे होता है सतपुड़ा। सतपुड़ा मतलब होता है पैर, पैर हमेशा नीचे होगा। और विंध्या मतलब होता है, जैसे होता है विंध्या मतलब विंध्या, टिक्का वगैरह जो लगाते हैं लगाती है महिलाएं लड़कियां, तो टिक्का कहाँ लगाती है, ऊपर लगाती है माथे पे, तो ऊपर होगा वो। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो इस तरीके से। ये हमारा है यहाँ पे, ये हमारा है विंध्या और नीचे हमारा ये है सतपुड़ा। और इसके ठीक भ्रंश घाटी में नीचे इस तरीके से यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे कि सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही हैं। तो बताइए ज़रा कि नर्मदा नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बह रही हैं? नहीं, ये विंध्या के देखेंगे, ये विंध्या है तो इसके दक्षिण में बह रही हैं, ना कि सतपुड़ा के दक्षिण में। तो ये कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है, ये कथन सही है। यहाँ पे देखेंगे इसी के नीचे यहाँ पे इस तरीके से ये बहती है तापी, सतपुड़ा के ठीक नीचे है, यानी कि दक्षिण की तरफ है। ये कथन यहाँ पे सही है। फिर कह रहा है कि नर्मदा जो है वो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से होकर गुजर रही है, बिल्कुल बीच से गुजर रही हैं। ये है आपका, ये आपका क्या है, ये है आपका यहाँ पे मध्य विंध्याचल, और ये है आपका यहाँ पे सतपुड़ा, और उसी के बीच से गुजर रही है यहाँ पे नर्मदा नदी। तो बी और सी कथन सही है, ए कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही है। आप यहाँ भी देख सकते हो, ये है आपका नर्मदा नदी, और यहाँ पे देखने को मिलेगा सतपुड़ा, और यहाँ पे देखने को मिलेगा इस तरीके से विंध्याचल, और उसी के नीचे देखेंगे यहाँ पे है तापी नदी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कश्मीर हिमालय, कश्मीर और हिमाचल हिमालय, पंजाब हिमालय, उपयुक्त में से एक अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका हमने कई बार जिक्र किया है, कई बार हमने वीडियो में बताया है कि इसके लिए सबसे पहले काम करना है, आपको करना क्या है, सबसे पहले लेना है यहाँ पे नदियों के आधार पर जो बांटा गया है हिमालय को, उसमें से सबसे पहले लेना है आपको सिंधु लेना है। ठीक है, सिंधु के बाद फिर लेना है सतलज, क्या लेना है, सतलज। सतलज के बाद लेना है काली, काली के बाद लेना है तीस्ता, और तीस्ता के बाद लेना है दिहांग। ठीक है, इस तरीके से नदियाँ बह रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप जो सिंधु है और ये सतलज है, इसके बीच वाला जो पार्ट है उसे कहा जाता है पंजाब हिमालय। क्या कहा जाता है, पंजाब हिमालय। ये है आपका पंजाब हिमालय। और सतलज और काली के बीच जो नदी जो हिमालय है उसे कहा जाता है कुमायूं हिमालय। क्या कहा जाता है, कुमायूं। जबकि काली और तीस्ता के बीच में कहा जाता है यहाँ पे नेपाल हिमालय। ठीक है, काली और तीस्ता के बीच में जो पर्वत है उसे कहा जाता है नेपाल हिमालय, जबकि तीस्ता और दिहांग के बीच जो है उसे कहा जाता है असम हिमालय। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी दो नदियों के बीच का हिमालय पूछा जाए तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित क्षेत्र को पंजाब हिमालय कहा जाता है। ठीक है, कश्मीर या पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के मध्य
560 किलोमीटर की लंबाई में जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में ये फैला हुआ है। ठीक है, जास्कर हो गया, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और धौलाधर जो श्रेणी है वो इसी के भाग हैं, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है? माजुली, महरौली, देवलीपुर, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। देखिए कितने आसान आसान सवाल पूछे गए थे। ठीक है, तो अगर कंटिन्यू बने रहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। इस तरह का वीडियो हम न जाने में कितने बार कराएं, जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं तो जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें गारंटी के हम साथ कह सकते हैं कि एग्ज़ाम जो TRE 3 हुआ था उस एग्ज़ाम से पहले इन सारे क्वेश्चन को हम अपने वीडियो में करा रखे हैं। आप विश्वास नहीं होता है तो जाकर के मेरा प्रीवियस जो वीडियो मैंने करवाया था TRE 3 के लिए, जाकर वहाँ वीडियो उठा के देखिए, निश्चित तौर पर इस सब क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिले होंगे, निश्चित तौर पर गारंटी है मेरी। यहाँ तक भी 7 नंबर क्वेश्चन जो भी पूछे गए सारे क्वेश्चंस किए गए हैं, बताए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बस मन लगा कर लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी आपको। ठीक है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस कहीं भी एक चैनल पकड़िए और लगे रहिए। ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कहते क्या है ना कि कुछ वहाँ से कुछ यहाँ से, मतलब पूरे ना कि पढ़ाई को होच-पोच कर देते हो आप लोग, इसीलिए सफलता जल्दी नहीं मिलती है। तो होच-पोच नहीं करना है, बस भरोसा करना है कहीं पे कि हाँ, इससे हमें यहाँ पे कंटेंट इतना सफिशिएंट मिले कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और गारंटी में एक निकाल सकते हैं आप। ठीक है, बस बने रहना है। कहीं भी एक चैनल पकड़ते हैं जहाँ लगता है कि हाँ, इस चैनल से हम यहाँ से जो कंटेंट मिल रहा है उससे हम सक्सेस हो जाएंगे, तो बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन अब करते क्या है, जैसे कि बाकी जो चीज़ें हम बताते हैं, सभी ये 20 क्वेश्चन बता रहे हैं, 20 क्वेश्चन के अलावा जो फैक्ट बता रहे हैं, क्या उन चीज़ों को आप गौर से सुनते हैं और उसको कितना रिमाइंड कर रहे हैं आप, वो सबसे बड़ी बात है। जैसे आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन बताए तो 20 क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा हम फैक्ट आपको दे रहे हैं, हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन आ गया हो या वो पूछ लिया गया हो। जैसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था सबसे दक्षिणी और सबसे पूर्वी, उस तरह हम नहीं बताए हैं, लेकिन वो सारा हम पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी, दक्षिणी सब कुछ करके हम बता चुके हैं वहाँ पे। सारे अक्षांशीय और देशांतर विस्तार हमने क्लियर किया है कभी किसी न किसी वीडियो में। लेकिन वहाँ पर क्या पूछा था आपसे, सबसे पूर्वी और सबसे दक्षिणी पूछ लिया था। तो इस तरह का सवाल हम भले हमने नहीं करवाया, लेकिन हमने तो बता रखा था ना कि सबसे दक्षिणी कौन सा होगा, पूर्वी कौन सा होगा, उत्तरी कौन सा होगा, इस तरह से तो बता रखा था। ठीक है, तो वैसा कोई बड़ी इशू नहीं है, आपको बस बने रहना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, सही बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है। ठीक है, और ये शायद इसका आंसर आप लोग को भी पता होगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये जो माजुली द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है? बताना है, निम्नलिखित में से कौन से भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है? सांभर, पुलिकट, चिल्का, उपर्युक्त में से अधिक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है कि चिल्का झील भारत का सबसे बड़े खारे पानी का झील है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा कि भारत के खारे पानी का बृहत्तम लैगून झील है ये चिल्का झील, और यहाँ पे झींगा मछली के उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि जो सांभर झील है, अक्सर पूछा जाता है सांभर झील के बारे में भी, तो सांभर झील भारत का सबसे नमकीन या लवण युक्त झील है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक नमक गुजरात राज्य में तैयार किया जाता है, ये आप लोगों को फैक्ट पता होगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, सुंदरवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुंदरवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया है, यह रॉयल बंगाल टाइगर का एक घर है, उपर्युक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे तीनों कथन सही दिख रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि भारत में मैंग्रोव वन 4,992 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% बनता है। मैंग्रोव वन का विस्तार के बारे में बात करें तो यह भारत में पश्चिम बंगाल, गुजरात के कच्छ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आदि क्षेत्रों में फैला हुआ है। किसी ने मुझे कमेंट किया था, शायद हमने कभी किसी और वीडियो में बताया था कि गुजरात के कच्छ में भी मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं। तो किसी ने कमेंट किया था सर कि ये गुजरात के कच्छ में कहाँ मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत पार्ट वहाँ भी देखने को मिलता है, पूरा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत वहाँ भी है। गुजरात के कच्छ में भी मैंग्रोव वन का विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि मैंग्रोव वन में सुंदरी नामक वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इस जगह का नाम क्या पड़ा है, सुंदरवन। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है,
सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम स्थित है। सवाल पूछा गया है, ये भी सवाल हमने बता रखा है पिछले वीडियो में। ठीक है, बताना है कि किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्र में स्थित है। कावेरी नदी, कृष्णा नदी या महानदी। ये 15 कुछ नहीं है यहाँ पे, बस मिसटाइपिंग है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना है, कावेरी नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्र में स्थित है। ठीक है, यहीं पे देखेंगे कि यहाँ पे हेगेनकल जो जलप्रपात है वो अवस्थित है, जो किसी न किसी एग्जाम में शायद पूछा गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा, कुछ फैक्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो जरूर रीड कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कोरियोलिसिस बल के बारे में पूछा जा रहा है कि संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूरने के कारण होती है। बी कथन है कि यह उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है। सी कथन है कि इसकी उत्पत्ति वायु के तापमान एवं दबाव होना चाहिए था, यहाँ पे दबाव में परिवर्तन कारण होती हैं। उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे एक से अधिक इसका सही आंसर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है कि कोरियोलिसिस बल यहाँ पे जो है एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो पहला कथन सही है। फिर कह रहा है कि कोरियोलिसिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा में के दाएं और तथा दक्षिणी गोलार्ध में गति की दिशा के बाईं और ये विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है, जो कि कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसी उत्पत्ति वायु के तापमान और दबाव के कारण होता है ऐसा, ये भी कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में स्थित है। देखिए कितना आसान सा सवाल पूछा गया है। बताना है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में स्थित है। असम, मेघालय, केरल। उपर्युक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम मेघालय राज्य में स्थित है। पता होगा आपको कि ये मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले का मासिन राम गाँव चेरापूंजी को पीछे छोड़ करके विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बन गया है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि मासिन राम में एक वर्ष में 11,871 मिलीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ऑप्शन। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पूछा गया था, भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है। मानसून वन, उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जंगल या उपर्युक्त में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियों के रूप में किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा कि यह वन गुजरात से लेकर राजस्थान में पंजाब के मध्य भाग में मिलते हैं, जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, तो हो सकता है नेक्स्ट बार आपसे पूछ लिया जाए कि ये कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये गुजरात से लेकर के राजस्थान में पंजाब के मध्य भाग में मिलते हैं ये सब। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, पूछा गया था कि भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उपर्युक्त में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारत में चंदन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है। दिए गए यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पूछा जा रहा है सदाबहार वन में के बारे में, तो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक तो अधिक उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र इसमें केंद्रित है, जो कि कथन बिल्कुल सही है। थोड़ा सा कथन आगे पीछे लिखा गया है, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक उच्च तापमान नहीं होगा, उच्च तापमान थोड़ा आगे होना चाहिए। यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए था, ये मिस टाइपिंग है। ठीक है, इस तरह का ऑप्शन नहीं थे, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र और उच्च तापमान वाले में केंद्रित है, तो ये कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, पेड़ सदाबहार घने, ऊंचे और स्तरीकृत होते हैं, ये भी कथन सही है। सभी पेड़ एक विशेष मौसम में एक साथ अपनी पत्तियाँ गिराते हैं, ये कथन गलत है।
सभी पेड़ एक विशेष मौसम में एक साथ अपनी पत्तियां गिराते हैं, ऐसा उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं, ना कि सदाबहार वनों में। नाम ही तो सदाबहार, तो हमेशा ये सदाबहार ही रहते हैं, पत्ते एक दो हमेशा सालों भर ही गिरते रहते हैं। तो यहाँ पे ए और बी का आंसर सही है, अर्थात इसका सही आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसको देखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? नीलगिरी, सुंदरवन, मनार की खाड़ी, उपर्युक्त में से अधिक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इस सवाल में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे। ठीक है, सवाल ऐसे पूछे गए थे जैसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप का लग रहा था लोगों को, स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा था कि सवाल इसका आंसर क्या होगा, लेकिन याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक्चुअली में देखेंगे नीलगिरी, सुंदरवन और मनार की खाड़ी ये तीनों बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मान्यता प्राप्त दी गई हैं। ठीक है, पूछा है कि मान्यता प्राप्त नहीं है, तो ये तीनों को तो मान्यता प्राप्त है ना, तो इसका आंसर ई ऑप्शन होगा। ठीक है, ना कि डी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि भारत में कुल मिलाकर भी 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, उसमें से 12 जो हैं वो यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, और इन लोगों को देखेंगे कि यूनेस्को में सूची में शामिल होने वाले कब हुए थे, ये नीलगिरी, सुंदरवन और मनार की खाड़ी। तो नीलगिरी को शामिल किया गया था 2000 में। ठीक है, जबकि सुंदरवन को शामिल किया गया था 2001 में, जबकि मनार की खाड़ी को शामिल किया गया था 2001 में। ठीक है, तो सुंदरवन और मनार की खाड़ी ये दोनों को 2001 में ये बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल, मतलब कि कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शामिल किया गया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जबकि नीलगिरी कहाँ है, ये किस राज्य में स्थित है, तो ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित है, जबकि मनार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है, जबकि सुंदरवन ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? आसान सा सवाल है, ये भी हम करा चुके हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना है, यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है, उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर होगा। साथ ही ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि द्वितीय विश्व पृथ्वी सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था ये। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेपिंग है, जोहान्सबर्ग में हुआ था, और प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? मिट्टी, हवा, कृषि। उपर्युक्त में से अधिक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे देखेंगे चाहे मिट्टी हो, चाहे हवा हो, चाहे कृषि हो, ये सभी नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो ई ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? बीज बचाओ आंदोलन, नवधान्य आंदोलन, चिपको आंदोलन। उपर्युक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है, चिपको आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बीज बचाओ आंदोलन के कह सकते हैं कि ये कब आया था, ये क्या था? तो याद रखना है, ये बीज बचाओ आंदोलन क्या था, याद रखना है ये क्या था, ये था उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल ज़िले के एक छोटे से गांव का नाम है जरधर गांव। तो वहाँ पे स्वदेशी बीजों के संरक्षण और पारंपरिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत की गई थी, यही था बीज बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो ये याद रखना है, और ये भी याद रखना है इसके जनक कौन थे। तो जनक याद रखना है, इनके जनक थे विजय जरधारी। कौन थे? विजय जरधारी इनके जनक थे। ठीक है, और एक था आपका नवधान्य आंदोलन, जिसकी शुरुआत की गई थी 1984 में। ठीक है, और इनके प्रणेता थे, यानी शुरुआत कौन किए थे? वंदना शिवा। याद रखिएगा, वंदना शिवा जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और यह आंदोलन जैव विविधता संरक्षण, जैविक खेती, किसानों के अधिकारों तथा बीज बचत प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है फिलहाल सी। और ये है आज का टेस्ट का आखिरी सवाल, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, क्या पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में देखें तो पहला कथन क्या दिया है कि इसे बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी की कमी को वाले क्षेत्रों में मोड़ने के लिए विकसित किया गया है, जो कि कथन सही है। बी कह रहा है यहाँ पे
कि यह नहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए एक एकीकृत योजना है, ये भी सही है। सी कह रहा है कि जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है। देखिए, जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है, ये कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में यह कथन बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो होते हैं, इसके बारे में बहुत सारे हमने कथन लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया है, तो इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, और ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। दामोदर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो कि झारखंड में स्थित है। ठीक है, जो कि इसे शायद 3 राज्य से लाभ उठाते हैं। ठीक है, तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 MCQ, जो कि 9 दिसंबर 2023 को एग्जाम में पूछे गए थे। बाकी 20 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।